Hello students, I am Miss Misty and I welcome you in my channel. So हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट साइंस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये होती है बच्चों दैट हम सारा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, कोर्स ख़त्म कर लेते हैं, चीज़ें हमको समझ भी आ जाती हैं, हम पास आउट भी हो जाते हैं, बट हमें यही नहीं पता होता है कि उस सब्जेक्ट का जो नाम है वो नाम कैसे मिला उसे, वो नाम उसे किसने दिया, कौन ऐसा इंसान है जिसने उस फील्ड में सबसे अच्छे ब्राइट वर्क्स किए हुए हैं, है ना। हमें ये भी नहीं पता होता कि उस वर्ड का मतलब क्या है और उसका डेफिनेशन क्या है, राइट। सो यहाँ हम साइंस के बारे में यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि साइंस शब्द सबसे पहले किसने यूज़ करा, साइंटिस्ट शब्द का यूज़ सबसे पहले किसने किया, और ये शब्द सबसे पहले कब यूज़ में लाए गए, इस शब्द का मतलब क्या है, यह शब्द बना किससे और इसका मतलब कैसे हम समझ पाएंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है ना। सो अगर मैं आपको पूछूं हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स एंड व्हाई ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, सो आप ये कहोगे कि चार्ल्स बेबेज was known as the father of computer and because उन्होंने सबसे फर्स्ट कंप्यूटर बनाया था इसलिए उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, राइट। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर की फील्ड में जो सबसे ब्राइट वर्क किया था वो चार्ल्स बेबेज ने किया था, राइट। इसलिए उनको फादर ऑफ कंप्यूटर बुलाते हैं। जस्ट लाइक दैट हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइंस, गैलीलियो गैलीली from Italy. Galileo, who was an Italian astronomer, you already know about him, right? He was known as the father of science. इन्होंने साइंस को बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे लेके गए हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर हम बात करें कि सबसे पहले साइंस शब्द का यूज़ किसने किया था, तो हम कहेंगे विलियम वीवेल। अब इसके पीछे एक स्टोरी है बच्चों। स्टोरी ये है कि बहुत साल पहले जैसे हम टीचर्स को टीचर, डॉक्टर को डॉक्टर्स बुलाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम साइंस के फील्ड में जो लोग काम करते हैं उनको क्या बुलाते हैं, साइंटिस्ट। बट पहले ऐसा नहीं था, बहुत पहले साइंटिस्ट को बुलाते थे कल्टिवेटर्स। कल्टिवेटर्स क्या होते हैं पता है? कल्टिवेटर्स वो लोग होते हैं जो छुपी हुई चीज़ों को सामने लाते हैं। अब साइंस भी तो ऐसा ही एक फील्ड है, राइट। साइंस भी एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने होकर भी हमारे सामने नहीं होती हैं, जैसे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, है ना। चंद्रमा में प्रकाश कहाँ से आता है, क्या सूर्य अपनी जगह पे खड़ा है या अपनी जगह से हिल रहा है, या वो हमारे चक्कर काटता है या हम उसके चक्कर काटते हैं। मतलब पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है या फिर सूर्य पृथ्वी के चक्कर काटता है। ये सारी चीज़ें तो बहुत मिस्ट्री है ना, राज हैं। आपको भी इन सारी चीज़ों के आंसर्स पता है बिकॉज ऑफ साइंटिस्ट। तो पहले साइंटिस्ट को बुलाते थे कल्टिवेटर्स। तो साइंटिस्ट को साइंटिस्ट सबसे पहले बुलाया विलियम वीवेल ने। कब बुलाया? 1833 में। सो हु कॉइन्ड द वर्ड साइंटिस्ट? विलियम वीवेल in 1833 coined the word scientist, and from that word he coined the word science. अभी बात आती है कि साइंस शब्द कैसे बना। So the name science has taken from the Latin word scientia which means knowledge. तो हमको अभी ये पता चल गया कि साइंस वर्ड बना है साइंटिया शब्द से, और साइंटिया शब्द है एक लैटिन वर्ड। लैटिन इज़ अ लैंग्वेज जिसमें एक वर्ड है साइंटिया जिसका मतलब होता है नॉलेज, जिससे हमने बनाया साइंस। साइंस भी क्या है? नॉलेज अबाउट समथिंग, राइट। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड द डेफिनेशंस। देयर आर लॉट्स ऑफ डेफिनेशंस ऑफ साइंस, राइट। बट हम यहाँ पे कुछ सिंपल डेफिनेशंस पर काम कर रहे हैं। आई हैव टेकन 3 डेफिनेशंस हियर, जिसमें से फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं अभी। साइंस इज़ द स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज
साइंस इज़ अ नॉलेज, आपको पहले ही पता है कि साइंस शब्द का मतलब होता है नॉलेज। साइंस क्या है? नॉलेज है। किस तरह का नॉलेज? स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक। मतलब स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट, किसी चीज़ के बारे में विशेष प्रकार की जानकारियाँ, कि वो किस तरह का है, क्यों है। और सिस्टमैटिक का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। कहने का मतलब है जिससे हम उसके बारे में सारी जानकारियाँ जुटा सकते हैं, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर में स्पेसिफिकेशन क्या है? वाटर इज़ अ लिक्विड, राइट। अब हम अगर उसके सिस्टमेटिक नॉलेज के बारे में जानें तो हमको ये पता है कि वाटर एक लिक्विड है, वाटर का सतही तनाव बहुत ज़्यादा होता है, और वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O है। H2O मीन्स 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम है उसमें। और अगर हम बात करें कि वाटर कैसा होता है, तो टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है, ओडोरलेस होता है, राइट। और हम इसे पी सकते हैं, राइट। सो साइंस इज़ द स्पेसिफिक, विशिष्ट और सिस्टमैटिक नॉलेज है, व्यवस्थित ज्ञान है किसी चीज़ के बारे में। द नेक्स्ट डेफिनेशन हियर इज science refers to a system of acquiring knowledge. This system uses observation and experimentation to describe and explain natural phenomena. So हमें पहले ही पता है दैट साइंस क्या है, नॉलेज है। इस नॉलेज को हम अक्वायर करते हैं किसी सिस्टम के बारे में, और ये सिस्टम को जब हम नॉलेज के लिए अक्वायर करना चाहते हैं, जब हम किसी सिस्टम से नॉलेज चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस सिस्टम को ऑब्ज़र्व करते हैं, उस सिस्टम पे नज़र रखते हैं, निगरानी करते हैं उसकी, कि वहाँ क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, राइट। और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या सच में ऐसा हो रहा है, इसलिए हम उस पर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। जैसे हमने देखा कि वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा है, दैट इज़ आवर ऑब्जर्वेशन, ओके, दैट इज़ आवर ऑब्जर्वेशन। तो हम क्या करते हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हम 2 ग्लास पानी लेते हैं और उसको भी बॉईल करके देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट, राइट। हम 2 ग्लास पानी लेंगे और उसको बॉईल करके देखेंगे, यस वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल हो रहा है। तो हमें क्या नॉलेज मिली, हमें एक सिस्टम वाटर के बारे में नॉलेज मिली दैट वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होता है। सो हम क्या कर सकते हैं, उस सिस्टम को ऑब्ज़र्व करके, उस पर एक्सपेरिमेंट करके किसी नेचुरल घटना के बारे में डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन कर सकते हैं। हियर वी हैव अ वर्ड फिनोमेना। फिनोमेना इज़ अ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड फिनोमेनन। इसका मतलब होता है घटना, ठीक है। तो हम किसी प्राकृतिक घटना को डिस्क्राइब और एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हम उसे ऑब्ज़र्व करके, उस पर एक्सपेरिमेंट करके नॉलेज एक्वायर करें, तो हम ये कहेंगे कि हम उस चीज़ के पीछे का साइंस समझ गए हैं। तो साइंस क्या है, किसी सिस्टम के बारे में प्राप्त की गई जानकारी है, प्राप्त किया गया ज्ञान है, जो हमें मिलता है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करने से, ठीक है। अगली डेफिनेशन पे आगे बढ़ते हैं हम। द नेक्स्ट डेफिनेशन हियर इज साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल थिंग्स बिहेवियर एंड द नॉलेज दैट वी ऑब्टेन अबाउट देम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि एक बीज मैं आपको देती हूँ, वो बीज के बारे में आप मुझे ये बताओ कि वो बीज पौधा कैसे बन गया, ठीक है। आप क्या कहेंगे, आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस बीज में से पौधे बनने की जो घटना रहेगी, फिनोमेना जो होगा, आप उसको क्या करोगे, यस आप उसको ऑब्ज़र्व करोगे, बिहेवियर्स देखोगे उन चीज़ों के। तो साइंस एक स्टडी है अबाउट नेचर, प्रकृति के बारे में और प्राकृतिक चीज़ों के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, और ये नॉलेज है जो हम उन चीज़ों के बारे में ऑब्टेन करते हैं। मतलब किसी भी नेचर और नेचुरल थिंग्स के बिहेवियर के बारे में जानकारी जुटाना साइंस है, ओके। अब बात आती है कि आप किसी चीज़ के पीछे की साइंस को कैसे जानोगे, मीन्स हाउ टू डेवलप साइंस। सो डेवलपमेंट ऑफ साइंस,
साइंस की डेवलपमेंट के लिए कुछ स्टेप्स हमको फॉलो करनी पड़ती हैं। जैसे हमारे दिमाग में पहले कोई भी चीज़ के बारे में जानकारी अगर हमको चाहिए तो हम उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। इन स्टेप्स को हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड्स। ओके, सो साइंस डेवलप फ्रॉम डेफिनेट स्टेप्स विच इज़ कॉल्ड साइंटिफिक मेथड्स। किसी भी चीज़ के पीछे की जानकारी अगर हमको जाननी है तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। मीन्स साइंस किस चीज़ से डेवलप होगा, कुछ डेफिनेट स्टेप से डेवलप होगा, जिन्हें हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड्स कहते हैं। सो बेसिकली अगर हम देखें तो साइंटिफिक मेथड्स के लिए 6 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ क्वेश्चन, सेकंड इज़ हाइपोथेसिस, थर्ड इज़ एक्सपेरिमेंट, फोर्थ इज़ ऑब्जर्वेशन, फिफ्थ इज़ एनालिसिस एंड सिक्स्थ इज़ कंक्लूजन। ओके, अब अगर हम बात करें कि क्या किसी भी फील्ड में अगर हम साइंस डेवलप करना चाहते हैं, इन स्टेप्स को अगर हम फॉलो करना चाहते हैं, क्या हर फील्ड के लिए जो साइंटिफिक मेथड्स हैं वो सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे? तो नो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अलग अलग फील्ड्स के लिए अलग अलग साइंटिफिक मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे साइकोलॉजी इज़ अ फील्ड ऑफ साइंस, बट वहाँ आपके स्टेप्स डिफरेंट हो सकते हैं। कुछ स्टेप्स सिमिलर होंगे, कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, और हाँ, इनके ऑर्डर्स भी चेंज हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट आप क्वेश्चन ही हो, सेकंड आपका हाइपोथेसिस ही हो, और फिर आपका एनालिसिस ही आए, ऑब्जर्वेशंस ही आए। हो सकता है कि ऑब्जर्वेशन आपका फर्स्ट स्टेप हो, देन आपको क्वेश्चन अराइज हो कि ये कैसे हुआ, राइट? अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ दीज 6 स्टेप्स। इन 6 स्टेप्स में आपको करना क्या होता है एक्चुअली। सो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। सो हम इसको समझेंगे विद दिस फ्लो चार्ट। इस एक चार्ट के थ्रू हम इसको समझते हैं। सो अभी हमने बात करी साइंटिफिक मेथड्स के बारे में। तो साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं? साइंटिफिक मेथड इज़ अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स दैट साइंटिस्ट फॉलो इन ऑर्डर टू गेन नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में नॉलेज गेन करने के लिए साइंटिस्ट जिन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जिन सेट ऑफ प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, उन्हें हम बुलाते हैं साइंटिफिक मेथड्स। हमने अभी देखा कि साइंटिफिक मेथड्स 6 स्टेप्स में बटे हुए हैं। ये 6 स्टेप्स आप किसी भी ऑर्डर में फॉलो कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द फिनोमिनन जो आपके सामने चल रहा हो, जिसमें से फर्स्ट है क्वेश्चन, सेकेंड है हाइपोथेसिस, थर्ड है एक्सपेरिमेंट, फोर्थ है ऑब्जर्वेशन, फिफ्थ इज एनालिसिस एंड सिक्स्थ इज कंक्लूजन। सो क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन होता है, हम अगर डेफिनेशन पे जाएं तो क्वेश्चन इज अ साइंटिस्ट प्रपोजेस द प्रॉब्लम दैट ही वांट्स टू सॉल्व। आपके सामने अगर एक प्रॉब्लम है, दैट इज़ अ क्वेश्चन। जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हो वो क्या होगी? आपकी क्वेश्चन के कैटेगरी में आएगी। अब अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो आप एक अवधारणा आपके मन में आती है कि ये क्यों हो रहा है, हो सकता है इस रीज़न से हो रहा होगा। अगर आपके दिमाग में उस चीज़ का खुद ही एक आंसर डेवलप हो तो दैट आंसर विल बी हाइपोथेसिस। सो सेकंड स्टेप है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस अ पोटेंशियल आंसर टू द क्वेश्चन एट हैंड। जो भी क्वेश्चन आपके पास में है, हमारा दिमाग उसके आंसर ढूंढना शुरू कर देता है। जो भी आंसर आपको अप्रोप्रिएट लगता है वो आपकी हाइपोथेसिस में जाता है। थर्ड इज़ एक्सपेरिमेंट। अब हम अपनी हाइपोथेसिस को सही है या गलत है कैसे ठहराएंगे? अगर वो सही है तो कैसे सही है, अगर वो गलत है तो कैसे गलत है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो व्हाट इज़ एन एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट आर ordered investigations that are intended to prove or disprove a hypothesis। किसी भी हाइपोथेसिस को प्रूव या डिसप्रूव करने की इंटेंशन से अगर हम कोई ऑर्डर्ड इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हम उसे कहेंगे एक्सपेरिमेंट।
अब जब आप एक्सपेरिमेंट कर लोगे तो फिर आपको एक रिज़ल्ट मिलेगा, है ना। एक रिज़ल्ट जो आपको मिलेगा उससे ये प्रूव होगा कि आप जो सोच रहे थे वो सही है या गलत है। अगर सही है तो भी आप चाहेंगे कि आप 100% श्योर हो जाएं, अगर गलत है तो आप जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। इन बोथ ऑफ द केसेस आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे उस सिस्टम को। So the next step is observation. What is an observation? A statement of knowledge gained through the senses or through the use of scientific equipment. So जो भी नॉलेज आपको मिली है बाय योर एक्सपेरिमेंट, उसे हम क्या करेंगे, अपने सेंसर्स का यूज़ करके हम उसे साइंटिफिक इक्विपमेंट का यूज़ करके, अपने सेंसर्स का यूज़ करके उस नॉलेज के बारे में और जानकारियाँ लेंगे, ताकि हम अपना जो एक्सपेरिमेंट है, हमारा जो हाइपोथेसिस है, उसको और सपोर्ट कर सकें। ओके, अब ये जो ऑब्जर्वेशन होती है ना, ये 2 टाइप्स की होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में आती हैं आपकी क्वालिटीज़, जैसे कलर, आपका हो गया वो किस तरह का मटेरियल है, लिक्विड है, सॉलिड है, उसकी क्वालिटीज़ पे जाते हैं, ठीक है। अगर हम जाएंगे क्वांटिटेटिव पे, तो क्वांटिटेटिव मीन्स अगर उसका वज़न कितना है, उसका हाइट कितना है, लाइक दिस। जिन चीज़ों को हम नंबर से डिफ़ाइन कर सकते हैं वो चीज़ें हैं क्वांटिटेटिव, और जिनको नंबर से डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता वो है क्वालिटेटिव। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम इज़ टॉलर देन श्याम, है ना। राम इज़ टॉल, सपोज राम इज़ टॉल, तो उसकी क्वालिटी हो गई, बट कितना टॉल है, दैट इज़ क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। नाउ द फिफ्थ वन इज़ एनालिसिस। अब हमने क्या कर लिया, हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हुआ, हमने अब उसका एक आंसर अपने दिमाग में बना लिया, फिर उस आंसर को प्रूव या फिर डिसप्रूव करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया। अब वो एक्सपेरिमेंट जो हमको आंसर दे रहा है वो अगर सही है तो भी और गलत है तो भी, इन बोथ ऑफ द केसेस हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद आपका जो स्टेप आता है दैट इज़ एनालिसिस। What is an analysis? Comparing the results of the experiment to the prediction posed by the hypothesis. मतलब हम एक्सपेरिमेंट जो करे हुए हैं उससे हमको जो रिज़ल्ट मिला है और हमारा जो हाइपोथेसिस हमको जो समझा रहा है कि जो भी हमारे दिमाग में जो आंसर था और जो एक्सपेरिमेंट से हमको जो आंसर मिला है, उन दोनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जब हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि हमारा हाइपोथेसिस करेक्ट दिशा में जा रहा था या सही दिशा में जा रहा था। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एनालिसिस हो जाएगा। और एनालिसिस के बाद हमको जो रिज़ल्ट पता चलेगा दैट विल बी द कंक्लूजन। So what is conclusion? Conclusion is a statement of whether the original hypothesis was supported or disputed the observations gathered. मतलब हमारा जो हाइपोथेसिस हमने सबसे पहले बनाई थी, जो हमने एक अवधारणा सबसे पहले बनाई थी, क्या हमारा एक्सपेरिमेंट और हमारे ऑब्जर्वेशंस जो हैं उसे सपोर्ट करते हैं या उसे डिफ्यूट करते हैं। ये हमको पता चलता है कंक्लूज़न में, जिससे हमको पता चलता है कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द फिनोमेना और व्हाट इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो बाय दीज स्टेप्स हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, जिससे आपको साइंटिफिक मेथड्स बेटर समझ में आ जाएंगी। सो हियर we have a question that why water in ocean boils slightly at a higher temperature than fresh water. So question ये कहता है कि ओशन का पानी जो होता है, समुद्री पानी जो होता है, वो थोड़ा हाई टेम्परेचर पे बॉयल होता है देन द फ्रेश वाटर। सो अगर ये आपके सामने जो ये क्वेश्चन है कि जो समुद्री पानी है वो ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होता है जो फ्रेश वाटर होता है उससे,
तब जो मीठा पानी होता है उससे जो खारा पानी है वो ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉईल होता है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन। अब आपके पास 5 और स्टेप्स हैं जिनसे आपको ये आंसर करना है, ठीक है, कि क्या रीज़न हो सकता है कि ऐसा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओशन का जो पानी होता है, हमारे दिमाग में अब एक क्वेश्चन तो आ गया। अब हमारे दिमाग में एक हाइपोथेसिस बनेगी। तब इसका आप आंसर क्या ले सकते हो कि समुद्री पानी जो होता है खारा होता है, दैट मीन्स कि उसमें सॉल्ट होता है, राइट। हमको क्या पता चला कि जो समुद्री पानी है, हाइपोथेसिस हमारी क्या हो गई, कि ओशन वाटर इज सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर में सॉल्ट नहीं होता है। तो आंसर हमारे दिमाग में ये आएगा कि मे भी ऐसा हो सकता है कि क्योंकि ओशन वाटर में सॉल्ट मिक्स होता है और फ्रेश वाटर में नहीं, तो सॉल्ट मिक्स होने के कारण हो सकता है कि ओशन वाटर क्या होता हो, हायर टेम्परेचर पे बॉयल होता हो, जबकि फ्रेश वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया है क्वेश्चन, सेकंड हो गया है आपका हाइपोथेसिस। व्हाट वाज द थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप आपका क्या था? एक्सपेरिमेंट। हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, ठीक है। सो इन दिस एक्सपेरिमेंट हम क्या करेंगे, हम ओके सो हमारा क्वेश्चन था दैट why water in ocean boils slightly at a higher temperature than fresh water. सो साइंटिफिक मेथड्स हमको 6 स्टेप्स फॉलो करने को कहता है, जिसमें से फर्स्ट स्टेप उसमें दिया हुआ है। अब हमने एक हाइपोथेसिस बना ली कि ओशन वाटर सॉल्ट वाटर होता है। इट मीन्स कि ओशन वाटर में क्योंकि सॉल्ट होता है, इस रीज़न से वो फ्रेश वाटर से ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल होता है। तो क्या हम ये प्रूव कर पाएंगे? ये तो हमारा हाइपोथेसिस हो गया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारा हाइपोथेसिस सही है या गलत है। तो हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक्सपेरिमेंट हम कुछ इस तरह से करेंगे कि हम 2 बीकर्स ले लेते हैं, दोनों में फ्रेश वाटर डाल देते हैं, दोनों में हम क्या कर देते हैं, थर्मोमीटर फिट कर देते हैं। अब दोनों को हम बॉईल करने के लिए रख देते हैं, ठीक है। नीचे हम इनको क्या कर देते हैं, बॉईल करने के लिए रख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, फ्रेश वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देते हैं। फर्स्ट बीकर ए में हम क्या करते हैं, फ्रेश वाटर के साथ थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देते हैं, ओके। अब बीकर बी में सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर रहने देते हैं। अब हम इन दोनों को बॉईल होने देते हैं। अब हम देखते हैं कि फ्रेश वाटर जो बॉईल होता है वो बॉईल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बट जो सॉल्ट वाटर है हमारे पास में, फ्रेश वाटर में जो हमने सॉल्ट मिलाया था, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड्स पर नहीं, बल्कि ये मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड्स पर बॉईल होने लगता है। इट मीन्स कि वाटर तो दोनों में सेम था, बट सॉल्ट ऐड करने के कारण इसमें जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो ये अराइज हो जाता है। अब हम चाहें तो ये एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहरा सकते हैं। जैसे हमने सपोज़ इस वाले कंडीशन में 2 चम्मच सॉल्ट यूज़ किया था, तो हम अगले एक्सपेरिमेंट में 3 चम्मच सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, टेम्परेचर और बढ़ जाता है, ठीक है। अगर हम 5 चम्मच सॉल्ट डाल देते हैं तो टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि बाय दीज एक्सपेरिमेंट्स, और इन एक्सपेरिमेंट्स को हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये तो हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, जो अगले एक्सपेरिमेंट जो हम करेंगे उनको हम ऑब्ज़र्व करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन हमको ये कहेगा कि जैसे जैसे हम सॉल्ट बढ़ाते जाते हैं, फोर्थ जो आपका नंबर आता है, फोर्थ इज़ ऑब्जर्वेशन, राइट। सो हम ऑब्ज़र्व करेंगे
सॉल्ट को बढ़ाकर, सॉल्ट को घटाकर, तो जैसे जैसे सॉल्ट कम होगा, टेम्परेचर 100 से जो बढ़ा हुआ है, सपोज़ 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका वाटर बॉयल होता है जब हम 2 चम्मच सॉल्ट डालते हैं। अगर 1 चम्मच सॉल्ट डालते हैं 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। तो इससे इन ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हमको ये पता चलेगा दैट जैसे ही सॉल्ट की मात्रा बढ़ती है तो बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है, सॉल्ट की मात्रा घटती है तो बॉइलिंग टेम्परेचर डाउन होने लगता है। फ्रेश वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड्स रहता है। सो इन ऑब्जर्वेशंस का हम जब देखेंगे तो हमको ये पता चल जाता है कि सॉल्ट के कारण है। ना हम 5th स्टेप में करेंगे अपना एनालिसिस हम करेंगे अपना ऑब्जर्व नॉलेज और हमारा हाइपोथेसिस के बीच में। तो हमने हाइपोथेसिस में कहा था कि ओशन सॉल्ट वाटर है, इसलिए उसका बॉइलिंग टेम्परेचर हाई होता है। हमने ऑब्जर्व भी सेम चीज़ें करी। तो एनालिसिस जब हम करेंगे इस बात का कि हमारा एक्सपेरिमेंट भी हमारे हाइपोथेसिस को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। अगर ये सपोर्ट कर रहा है तो हमें इस चीज़ से मिलता है कंक्लूज़न क्या मिलता है, कंक्लूज़न मिलता है दैट यस, हमारा हाइपोथेसिस बिल्कुल सही था। ओशन वाटर स्लाइटली हायर टेम्परेचर पे बॉयल होता है देन फ्रेश वाटर बिकॉज ओशन वाटर इज़ सॉल्ट वाटर, और सॉल्ट जो है वो वाटर की बॉइलिंग टेम्परेचर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। So that's all for today, and we will meet in the next video, and we will try to and I will try to explain you about the fields of science, okay, and then so on. Thank you students for giving me your time and for learning this video from this video, and thank you so much. And if you like this video, then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much. Bye bye.